सुहानी हवाई जहाज में बैठी बैठी सोच रही थी, आज वह कितने वर्षों बाद अपने बूढ़े पिता से मिलेगी। वह कितने खुश होंगे। सुहानी की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तब से पिता ने ही सुहानी और उसके भाई दिलीप का पालन पोषण अकेले ही किया था, क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। रिश्तेदारों ने बहुत कहा, लेकिन वह नहीं माने। वह जानते थे कि जिस औरत को वह लेकर आएंगे वह उनकी पत्नी तो बन जाएगी, लेकिन उनके बच्चों की माँ नहीं बन पाएगी। सुहानी के पिताजी कमलनाथ जी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया। बेटी बड़ी थी, उसकी शादी उन्होंने अच्छी जगह की। शादी के कुछ सालों बाद ही वह अपने पति के साथ अमेरिका में जाकर रहने लगी। तब से वह वहीं रह रही थी। जब उसके भाई दिलीप की शादी होने वाली थी तब आई थी। तब उसकी गोदी में एक बच्ची थी। दिलीप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वहीं काम कर रही एक लड़की पर दिलीप का दिल आ गया। उस लड़की का नाम साक्षी था। साक्षी भी दिलीप से बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इस बात को दोनों ने अपने घर में बताया। तब कमलनाथ जी ने उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करवाई। उन्हें उस लड़की के बारे में गलत जानकारी मिली कि वह लड़की अक्सर कुछ लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करती थी। लेकिन दिलीप इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी कमलनाथ जी को अपने बेटे की शादी उस लड़की से करनी पड़ी। वह लड़की जब बहू बनकर आई तब तो ठीक थी। अपने ससुर का खूब ख्याल रखती थी, मान सम्मान देती थी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया। वह अपने ससुर के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। उन्हें ढंग से खाने को भी नहीं देती थी और घर का सारा काम भी उनसे करवाती थी। सुहानी रहती तो जरूर अमेरिका में थी, लेकिन उसे अपने बूढ़े पिता की चिंता सताती रहती थी। परंतु वह अपने मायके ज़्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का गलत व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक नहीं पाई तो सब कुछ भूलकर आ गई। सुहानी का मायका आगरा में था और इंडिया वाला ससुराल का घर लखनऊ में था। सुहानी अपने भाई से 6 साल बड़ी थी। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र अब 17 साल है और वहीं विवाह के 8 साल भी हो जाने पर उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही सुहानी घर में आई तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी साक्षी बाहर निकल कर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया, फिर फीकी सी हंसी के साथ नमस्ते किया। पापा कहाँ हैं भाभी? दीदी पापा जी तो अपने कमरे में सोए हैं, कहते हुए साक्षी रसोई घर में चली गई। और आज ऐसा क्या हुआ कि हमेशा जल्दी उठने वाले मेरे पापा अब तक सो रहे हैं? अपने पापा के कमरे में आते ही सुहानी बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए अचानक अपने पिता की ओर देखा। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और हड्डियाँ दिख रही थी। उनका शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो सब ठीक था। इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि पापा बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। तभी कमलनाथ जी बेटी को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हाँ
ठीक है बेटी, तू सफ़र से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? अरे पापा, वह सब छोड़ो, आप अभी तक लेटे हुए क्यों हो? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे बेटी, डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए कमलनाथ जी झूठी मुस्कान लिए हुए बोले। तभी सुहानी अपने पिता को देखते हुए बोली, पापा, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर कमलनाथ जी जैसे ही उठने लगे तो सुहानी उन्हें पकड़कर उठने में मदद करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पापा को हाथ लगाया, उसी समय कमलनाथ जी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराहने लगे। सुहानी यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसके पापा को दर्द कैसे हो सकता था। पापा के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपने पापा की आस्तीन चढ़ाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाँह पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ? सुहानी ने सोचते हुए कहा। तभी सुहानी ने दरवाजे की तरफ देखा। इससे पहले कि कमलनाथ जी कुछ बोलते, दरवाजे से साक्षी चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तुरंत से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, 4 सीढ़ियों से नीचे आ गए इसलिए चोट लग गई। कहते हुए उसने कमलनाथ जी की बाँह को दोबारा बंद कर दिया और फिर ऐसी नज़रों से देखा कि कमलनाथ जी का दिल अंदर तक कांप गया। अपनी भाभी के जवाब पर सुहानी उसे आश्चर्यजनक भाव से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि सुहानी का भाई दिलीप कमरे के अंदर आया और सुहानी ने उससे पूछा, भाई, पापा को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई दिलीप कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी साक्षी ने ही दे दिया और बोली, दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए पापा जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। हमारे यहाँ तो पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है कि हिलाया और पैसे गिर गए। आपके ससुराल में पैसे भरे पड़े हैं, लेकिन मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी आता रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति भी जॉब करता है और 2-4 सालों में आपकी बेटी भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही सुहानी का दिल दहल गया। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे चाय भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। सुहानी का मन तो बहुत करता था कि अपने बूढ़े पिता को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहां उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर 3 कमरों का, जहां एक कमरा सुहानी और उसके पति का था और दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था, तीसरा कमरा उसकी बेटी का था। जब उसके घर में कोई मेहमान आ जाता तो पढ़ाई करने के लिए भी बेटी को हॉल में बैठना पड़ता था और अमेरिका जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा घर तो था नहीं, अब ऐसे में वह अपने पापा को कहाँ रखते?
कहीं अपने ससुराल में ही कलेश ना शुरू हो जाए। यह सोचकर वह चुप रह जाती। सुहानी ने बड़ी मुश्किल से 3 घंटे वहाँ बिताए और जितनी भी देर अपने पापा के पास बैठी, उसकी भाभी की नज़र बस उन दोनों पर बनी हुई थी। सुहानी ने भी महसूस किया कि घर में कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है और पापा इतने मजबूर हो चुके हैं कि मुंह खोलने से भी डर रहे हैं। भरी आंखों से जब सुहानी अपने ससुराल वाले घर वापस जाने को हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट किया। उस समय उसकी भाभी साक्षी बाहर के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही सुहानी दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी के बुदबुदाने की आवाज़ आई, मेहमान हैं तो मेहमान ही बन कर रहें, ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर सुहानी अपनी आँखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल आई। दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर सुहानी बोली, भाई एक बात पूछूं, जब पापा को चोट लगी थी तब तुम उस वक्त घर पर थे या नहीं? नहीं दीदी, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई, मुझे नहीं लगता कि पापा को वह चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने पापा से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन पापा ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गए थे, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और पापा किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार को हम सब तो जानते ही हैं कि वह कैसी है। सुहानी की बात सुनकर दिलीप मुंह बनाते हुए बोला, दीदी आप बात का बवाल मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही घर की कलह के कारण मैं बहुत कुछ भुगत चुका हूँ। आपको सब कुछ मालूम तो है ही कि साक्षी ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को जेल जाना पड़ा था। क्या कुछ नहीं झेला मैं पिछले कुछ वर्षों में। उन बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर सुहानी ने उसे कुछ ना कहना ही सही समझा, लेकिन वह मन ही मन बहुत परेशान थी। उधर अपने पति और नंद के घर से बाहर निकलते ही साक्षी अपने ससुर के कमरे में आई और कमलनाथ जी की बाँह पकड़कर जोर से हिलाते हुए बहुत जोर आवाज़ में बोली, क्यों बुढ़े, मेरी शिकायत करोगे अपनी बेटी से? साक्षी की तेज आवाज़ सुनते ही कमलनाथ जी का दिल कांप उठा। तभी आंखें बड़ी करती हुई साक्षी बोली, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे बेटे को ऐसा फंसाऊंगी कि सातों जन्म याद रहेगा। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। कमलनाथ जी बड़ी धीमी आवाज़ में बोले, हाँ, और बताना भी मत। साक्षी ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? और बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। कमलनाथ जी हताश नज़रों से अपनी बहू की तरफ देखने लगे। तभी साक्षी बोली,
आते हो या फिर बेलन से तुम्हें कूट दूं? नहीं नहीं, मैं आता हूँ बहू, कमलनाथ जी कांपते हुए बोले और हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठकर सारा काम करने लगे। असल में दिलीप और साक्षी का प्रेम विवाह हुआ था। दिलीप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वहीं काम कर रही एक साक्षी नाम की लड़की पर दिलीप का दिल आ गया। साक्षी भी दिलीप से बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इस बात को दोनों ने अपने घर में बताया। तब कमलनाथ जी ने उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करवाई। उन्हें उस लड़की के बारे में गलत जानकारी मिली कि वह लड़की अक्सर कुछ लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करती थी। लेकिन दिलीप इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। न चाहते हुए भी कमलनाथ जी को अपने बेटे की शादी उस लड़की से करनी पड़ी। वह लड़की जब बहू बनकर आई तब तो ठीक थी, अपने ससुर का खूब ख्याल रखती थी, मान सम्मान देती थी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया। वह अपने ससुर के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। उन्हें ढंग से खाने को भी नहीं देती थी और घर का सारा काम भी उनसे करवाती थी। दिलीप चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसके पिता को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले। लेकिन साक्षी को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा कर धीरे धीरे उसने अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना ही उसकी आदत बन गई थी। अक्सर दिलीप के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी। और जब भी घर पर रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। कमलनाथ जी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करते तो साक्षी उल्टा उन पर ही बरस पड़ती। और जब उन्होंने अपने बेटे से बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि गुस्से से दिलीप ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे मार दिए। फिर तो घर में इतना झगड़ा हो गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दिलीप और पापा को सबक सिखाने के लिए साक्षी ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। साक्षी के पिता विधायक थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के जुर्म में बाप और बेटे को जेल भिजवा दिया। पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपसी रजामंदी से ही मामला रफा दफा करना पड़ा और उसके बाद तो साक्षी का उस घर में दबदबा हो गया और कमल जी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब ना दे पाते थे और ना ही किसी से शिकायत करते थे। अपनी बहन सुहानी को उसके घर छोड़ने के बाद जब दिलीप शाम को घर पहुंचा तो उस समय साक्षी घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। यह सोचकर दिलीप कमलनाथ जी के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो पापा उसके अपने बिस्तर पर बेजान से लेटे थे। अपनी बहन की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। दिलीप ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा,
फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसके पापा के बेड के साइड में ड्रॉअर में एक डायरी रखी थी। दरअसल कमलनाथ जी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बातें डायरी में लिखा करते थे। इस बात का तो दिलीप को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पापा डायरी में क्या लिखा करते थे। दिलीप ने वह डायरी निकाली और खोलकर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। अपने पापा के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर दिलीप मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे दिलीप की शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर कमलनाथ जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार को लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर दिलीप हैरान रह गया और आंखों में आंसू बहने लगे। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से मारा, मेरे ऊपर चाय फेंक दी, मुझे चिमटे से मारा। ईश्वर हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के जुर्म से। दिलीप यह सब पढ़कर हैरान रह गया और अपने कमरे में जाकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस बाप से वह इतना प्यार करता था, उसी बाप ने उसके कारण इतने अत्याचार झेले हैं। यह सोच सोच कर ही वह परेशान हो रहा था। उसका दिल एकदम टूट चुका था। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरे पापा के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। साक्षी के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे अपने आप को नॉर्मल किया। उसका एक बार तो मन किया कि अभी जाकर इस औरत को लात घूंसों से कूट दे, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब दिलीप बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और रोते हुए पापा की डायरी में लिखी हर एक बात को बताया। यह सुनकर सुहानी की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और वह वहीं सोफे पर बैठ गई। सुहानी की बेटी ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गई और वह अपनी माँ से पूछने लगी, क्या हुआ माँ? सुहानी तो खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं थी। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपने पापा पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपनी बेटी को बताई। यह बात सुनकर पीहू भी हैरान थी। फिर बोली, माँ, इस परेशानी का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा बिना किसी सबूत के कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानती, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नाना को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। बेटी की बात सुनकर सुहानी ने भी थोड़ा राहत की सांस ली और उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। दिलीप को
अपनी भांजी की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही सुहानी अपनी बेटी पीहू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ गई। सुहानी को फिर से वहाँ देखकर साक्षी चौंक गई। क्यों दीदी, 2 ही दिन में अपने पापा की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ गई? मजाक करते हुए साक्षी ने सुहानी को तिरछी निगाहों से देखा तो सुहानी बोली, वह क्या है ना कि पीहू के दादा दादी और पापा एक रिश्तेदार के घर गए हैं और पीहू का बहुत दिल था अपने नाना जी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना तो हक बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, झूठी मुस्कान के साथ साक्षी बोली और आंखें निकालते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को दिलीप घर लौटा तो अपनी पत्नी साक्षी से बोला, साक्षी, कल मेरी कंपनी से छुट्टी है तो क्यों ना कल हम बाहर कहीं घूमने चलें, और वैसे भी पापा का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। साक्षी को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गई। सुहानी और पीहू के पास केवल शाम तक का समय था। पीहू ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वह एक टेक्नीशियन था और यह भी बताया कि घर में कैमरा लगाना है। उसके कुछ देर बाद ही उसका वह दोस्त वहाँ आ गया और ऐसे ऐसे जगह पर कैमरा लगे कि किसी को पता भी न चलेगा। तभी सुहानी बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में वह बवाल मचा देगी। फिर पीहू बोली, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा भी लगे हैं, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा दिखाते हुए बोली, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग ऐसी जगह छुपा देंगे कि मामी को पता तक नहीं चलेगा और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वीडियो आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर पीहू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा अपने दोस्त की मदद से लगा दिए तो वहीं दिलीप ने भी अपनी ही जान पहचान के एक पत्रकार को घर पर भेज दिया। पत्रकार ने भी एक कैमरा कमलनाथ जी के कमरे में एक फ़ोटो फ्रेम में फिट कर दिया और सुहानी ने वह फ़ोटो फ्रेम वापस उसी जगह पर लगा दिया। कमलनाथ जी यह सब नज़ारा हैरानी से देख रहे थे। तभी पीहू बोली, नाना जी, हमने यहाँ कैमरा लगाया है। अब मामी जी जो कुछ भी करेंगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर कमलनाथ जी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वहीं सुहानी की चिंता और बढ़ गई कि अगर यह बात पापा को पता चल गई तो पापा अपने पेट में ज़्यादा दिन तक इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। रात के समय दिलीप अपनी पत्नी साक्षी के साथ वापस लौटा। वे दोनों बाहर से ही खाना खाकर आए थे, इसलिए साक्षी अपने कमरे में सोने चली गई। सुहानी भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद कमलनाथ जी को सुकून से खाना खाने को मिला था। दिलीप पीहू के पास आया और धीमी आवाज़ में बोला,
काम हुआ क्या? तो पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह दिलीप अपनी बहन को उसके घर छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 11 बज गए। दिलीप घर लौटा तो साक्षी बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज़ आपकी बहन यहाँ क्यों आ जाती है? तो दिलीप ने कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए दिलीप अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी साक्षी भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा में लगे रहोगे। फिर दिलीप परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वह सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 50,000 रुपये रखे थे, वह मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? दिलीप ने पूछा। तो साक्षी बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए, वह सारे पैसे खर्च हो गए हैं। यह सुनते ही दिलीप चौंक गया। क्या 50,000 रुपये तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे किसी को देने का वादा किया था, बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को छुआ भी क्यों? दिलीप भड़क उठा। तो साक्षी गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे साक्षी, 50,000 रुपये थे। कहते हुए दिलीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर कमलनाथ जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रहे थे। थोड़ी देर में साक्षी कमलनाथ जी के लिए 2 सूखी रोटी और फीकी सी दाल लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाते रहोगे। तभी कमलनाथ जी बोले, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है, आज मुझसे यह झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि साक्षी जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, कमलनाथ जी पर फट पड़ी। अच्छा अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने खाने की थाली उठाकर एक तरफ रख दी, फिर उन्हें खींचते हुए जमीन पर गिरा दिया और फिर चिमटा लेकर आई। चिमटे को देखते ही कमलनाथ जी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी चीख सुनकर साक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिमटे को एक तरफ रखते हुए बोली, आज एक बार में ही काम खत्म कर देती हूँ, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर कमलनाथ जी की गर्दन की चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कमलनाथ जी वह गलती कर बैठे जिसकी शंका सुहानी को पहले से ही हो गई है और चिल्लाते हुए कहने लगे, हाँ हाँ रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर कर्म कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कमलनाथ जी के इतना कहने पर साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा? कैमरा? हाँ हाँ कैमरा, अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई साक्षी बोली। तो कमलनाथ जी ने सामने रखी अलमारी की ओर इशारा किया।
जिसे देखकर साक्षी घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें आने को कहा। साक्षी का पिता आया और दोनों बाप बेटी मिलकर कैमरे को ढूंढने लगे। उन्होंने कैमरे को ढूंढकर उन्हें तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही दिलीप के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वहाँ एक कैमरा अभी भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी कमलनाथ जी को भी नहीं था। पत्रकार के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें साक्षी और उसके विधायक पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे, क्योंकि विधायक का मामला था इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी कमलनाथ जी को कुछ और हानि पहुंचा पाते। पत्रकार की टीम और पुलिस के साथ दिलीप वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि कमलनाथ जी एक कोने में बैठे थे और डर के मारे कांपते जा रहे थे। एक जगह पर चिमटा पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे चकनाचूर हालत में पड़े थे। कमरे की हर चीज़ जमीन पर पड़ी हुई थी। साक्षी और उसके विधायक पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में सुहानी भी वहां पहुंच गई। कुछ ही घंटों में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू का यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया। कुछ दिनों बाद साक्षी के पिता को विधायक के पद से हटा दिया गया और साक्षी और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान कमलनाथ जी से भी पूछताछ की गई और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा गया। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी न्यूज़पेपर वाले और नेशनल न्यूज़ चैनल वालों ने इस केस को सबसे ऊपर रखा और सभी नतीजे की राह देख रहे थे। सभी सबूत और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो साक्षी को इस बुरे काम के लिए 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके पिता को विधायकी का गलत फ़ायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारे कोर्ट में तालियां बजने लगी। अब सुहानी और दिलीप अपने पापा की अच्छे से देखरेख करते थे और सुहानी अमेरिका में ना रहकर यहीं इंडिया में ही रहने लगी और उनके पति ने भी अपनी अमेरिका की जॉब छोड़कर इंडिया में ही एक अच्छी जगह जॉब करने लगे थे। अब उनकी बेटी पीहू भी एक अच्छी वकील बन चुकी थी। अब वह लोगों को न्याय दिलाने का काम किया करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।